तो हम लोग 10th में लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे थे। और लाइफ प्रोसेस था क्या, पीछे क्या देखे थे हम लोग? उन एक्टिविटीज को लाइफ प्रोसेस कहते हैं जो लाइफ को बनाए रखने के लिए, कंटिन्यूएशन के लिए जरूरी होते हैं, आवश्यक होते हैं। तो एक्टिविटी इसेंशियल फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है। लाइफ प्रोसेस जो था उसमें कम से कम 3-4 चीजें थी जो हमको जाननी थी। न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस है एक तरह का, फिर आपका रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन। इनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, हमारा लाइफ नहीं रह सकता, कंटिन्यू नहीं कर सकता आगे के समय में। तो यहाँ पर हम जो है ना लाइफ के थे। और उसके बाद आज देखते हैं रिस्पायरेशन। ठीक है। हम क्या बता रहे हैं कि लाइफ प्रोसेस क्या था? सारी के सारी एक्टिविटी को लाइफ प्रोसेस बोल रहे थे जो इसेंशियल था कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ के लिए, लाइफ को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है, उनको हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अर्थात लाइफ प्रोसेस जो है, क्योंकि लाइफ है और प्रोसेस है, एक्टिविटीज है, लाइफ के लिए, जीवन के लिए एक्टिविटीज है, इसलिए इसको बायोकेमिकल एक्टिविटीज भी कह सकते हैं। ठीक है। वैसे एक्टिविटीज जो लिविंग में रिएक्शन के रूप में होते थे, हाँ, केमिकल चेंजेस के रूप में होते थे, उनको कहते हैं बायोकेमिकल प्रोसेसेस। अब ये बायोकेमिकल प्रोसेसेस में आपका जो सबसे महत्वपूर्ण था, पहला था, वो तो था न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो था, इसके बारे में आपको बताएं कि न्यूट्रिशन आपका इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, और न्यूट्रिएंट्स का यूज किसके लिए किया जाना? एनर्जी के लिए किया जाना, ग्रोथ के लिए किया जाना, मेंटेनेंस के लिए किया जाना, ये आपका प्लस रिपेयर के लिए किया जाना, ये आपका न्यूट्रिशन है। तो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स किसको लेना भाई? न्यूट्रिएंट्स को लेना, और उसका यूज करना एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर के लिए, ये न्यूट्रिशन कहला रहा था। अगर एनिमल्स का बात करें तो एनिमल्स में कुछ प्रोसेस होता था न्यूट्रिशन में। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, है ना। इंजेशन और इजेशन, इंजेशन था लेना, इजेशन था निकालना। अब यहां पर कुछ बच्चे हो सकते हैं कि पीछे की क्लास नहीं किए होंगे, वो अपना यूट्यूब के लिंक पे जाकर इसको देख ले, और कोई समस्या हो तो डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। अब इस सब में चारों पांचों जो थे प्रोसेस जो कि एनिमल में न्यूट्रिशन में होता था, इसमें होता क्या था? तो इंजेशन में भोजन लिया जाता था, बॉडी के अंदर डाला जाता था। डाइजेशन में जो फूड आइटम था उसका ब्रेकेज होता था, उसको तोड़ा जाता था। एब्जॉर्प्शन जो था, उसमें आपको क्या किया जाता था कि जो आपका फूड आइटम है, मतलब न्यूट्रिएंट्स है, वो मूव हो जाता था कहाँ? बॉडी फ्लूइड में, है ना, बॉडी फ्लूइड में मूव कर जाता था, इसको कहते थे एब्जॉर्प्शन। और एसिमिलेशन में वो आपका जो न्यूट्रिएंट्स था वो बॉडी के अवयव के रूप में, कंपोनेंट्स के रूप में ट्रांसफर हो जाता था, मतलब बॉडी मॉलिक्यूल बनाता था। लास्ट था इजेशन, इसमें क्या होता था? रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट, जो भी आपका अनडाइजेस्टेड वेस्ट थे उसको बाहर फेंक दिया जाता था, निकाल दिया जाता था। अब एसिमिलेशन से ही हमको मतलब है, बाकी जो ये प्रोसेस है न्यूट्रिशन का, उससे हमको यहाँ पर कोई संबंध नहीं रखना था। संबंध मतलब रिस्पायरेशन में संबंध किससे था? जो आपके बॉडी के अंदर बचा, और बचा किसके थ्रू? बना किसके थ्रू? एसिमिलेशन के थ्रू। एसिमिलेशन जो था उसमें यूज ऑफ उससे जो मॉलिक्यूल में कन्वर्सन हुआ था, जैसे हम लिए थे मुर्गा खाए, या हम जो है ना साग खाए, मतलब कि प्लांट प्रोडक्ट लिए या एनिमल प्रोडक्ट लिए, उसका जो आपका मॉलिक्यूल था, उसका जो आपका कंपाउंड था, वो आपके बॉडी में आकर आपके बॉडी के मॉलिक्यूल के रूप में बदल गया। आप मनुष्य हो तो मनुष्य के मॉलिक्यूल के रूप में
कोई आपका पौधा है तो पौधा के रूप में अगर हो जाए, गधा है तो गधा के रूप में हो जाए, इस घटना को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल का यूज बोलते हैं एसिमिलेशन के रूप में। तो एसिमिलेशन क्या था? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रिएंट molecules in form of body molecules. Now these molecules can be used in two forms, either for energy or for growth, maintenance and repair. If used for activity, for energy, provide capacity और एनर्जी जो है ना, सॉरी हम लगातार हिंदी अंग्रेजी में ठीक नहीं है, क्योंकि ढेर सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम के अलावे हिंदी मीडियम से भी जुड़े हुए हैं। तो खैर हम यहाँ पर क्या बोल रहे थे कि जो आपका बायोमॉलिक्यूल्स था, बॉडी मॉलिक्यूल्स था, जो बना था एसिमिलेशन के द्वारा, उन मॉलिक्यूल्स का क्या होने वाला था? अब ये इन मॉलिक्यूल्स का क्या होने वाला था? तो दो घटना वहां पर घटने वाला था या घटने वाला है। पहला, एनर्जी जो है ना वो आपका के रूप में रिलीज होने वाला है वो, और दूसरा है ग्रोथ और मेंटेनेंस और रिपेयर में यूज होने वाला है। अगर वो आपका यूज होने वाला था एनर्जी के रूप में निकलने वाला था, इसी प्रोसेस को कहते हैं रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन न्यूट्रिशन के एसिमिलेशन के बाद का प्रोसेस है, ये दिमाग में रखना है। रिस्पायरेशन में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है, फिलहाल दिमाग में आ जाना है। तो लाइफ प्रोसेस का दूसरा जो आपका प्रोसेस था, एक्टिविटीज था, और उसका नाम था रिस्पायरेशन। तो हम लोग अब रिस्पायरेशन देखने वाले। रिस्पायरेशन में होने वाला क्या था? तो रिस्पायरेशन में भी दो एक्टिविटी प्रमुख रूप से होता है। पहला एक्टिविटी है वहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, किसके बीच में? ऑर्गेनिज्म बॉडी या उसका रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स है उसके बीच में, और दूसरा होने वाला है और किसके बीच में? एनवायरमेंट के बीच में, और दूसरा होने वाला है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, मतलब फूड टूटने वाला। हाँ, अब यहां पर इस दोनों प्रोसेस को हम डिटेल से देखते हैं। ठीक, रिस्पायरेशन के ये जो दोनों प्रोसेस हैं, इनमें जो अंतर है फिलहाल में हम उसे देख लेते हैं। जो मुख्य अंतर है, इसमें क्या बोले थे? इसमें गैस का एक्सचेंज होता था ऑर्गेनिज्म बॉडी के बीच में और इन्वायरमेंट के बीच में, मतलब रिस्पायरेटरी ऑर्गन के बीच में और इन्वायरमेंट के बीच में। अब चाहे वो लंग्स रहे, चाहे गिल्स हो, चाहे जो है ना कुछ और हो, बकोफेरिंग्स हो, है ना, या ट्रैकी सिस्टम हो, जैसा कि हम देखते हैं इंसेक्ट्स में, तो उनके और किसके बीच में? इन्वायरमेंट के बीच में जो एक्सचेंज होता है गैसेस का, इसको कहते थे हम रिस्पायरेशन का ही प्रोसेस। कौन प्रोसेस? फिजिकल प्रोसेस, एक्सटर्नल प्रोसेस, और इसका नाम है ब्रीथिंग या एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। लेकिन जहां फूड का ऑक्सीडेशन होता है, मतलब जो सेल में हो रहा था प्रोसेस, बॉडी सेल के अंदर हो रहा था बायोकेमिकल प्रोसेस, उस प्रोसेस को कहते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन, या रिस्पायरेशन भी लोग इसे कह देते हैं। क्योंकि अंदर में होता है इसलिए इसे हम इंटरनल रिस्पायरेशन भी कहते हैं, या लोग इसे नाम देते इंटरनल रिस्पायरेशन भी। ठीक है, अगर आपसे ये ब्रीथिंग क्या है भाई या एक्सटर्नल रिस्पायरेशन क्या है, तो सिंपल एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, अर्थात ये फिजिकल प्रोसेस है। इसमें एनर्जी का रिलीज नहीं होता है, और टेक्स प्लेस ये हमेशा होता कहाँ है भाई? तो आउटसाइड द सेल होता है। लेकिन इसमें दो प्रोसेस होता है जो प्रमुख है, ये ध्यान रखना है कि आउटसाइड द सेल होता है। दो प्रोसेस यहाँ प्रमुख है, एक तो एक्सचेंज होता है गैसों का, और दूसरा ट्रांसपोर्ट होता है। अब वो ट्रांसपोर्ट बॉडी के अंदर हो सकता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर है तो बॉडी के अंदर भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है, जैसे हम लोगों में होता है। आपके रिस्पायरेटरी ऑर्गन मतलब लंग से वो जो आपका गैसेस है वो आपके सेल तक पहुंचता है, सेल के साइटोप्लाज्म तक पहुंच जाता है। ये सबके सब ब्रीथिंग में, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में ही आएगा, और इसमें एंजाइम का यूज नहीं होता है, ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो ब्रीथिंग में इतना आपके लेवल में काफी है। बात अब हम करें को देख लेते हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन को देख लेते हैं।
इसी को लोग सामान्यतः रिस्पायरेशन भी कह देते हैं। किसको? इंटरनल रिस्पायरेशन को। रीजन क्या है? इसमें रियली में एस्पायरेशन होता है। एस्पायरेशन का मतलब एनर्जी सप्लाई होता है, एनर्जी मिलता है, कैपेसिटी काम करने का आपको जनरेट होता है, इसलिए लोग इसको सामान्य रूप में रिस्पायरेशन कह देते हैं। और इसको सेलुलर रिस्पायरेशन भी हम कहते हैं, क्योंकि ये सेल के अंदर हो रहा था, और अंदर होने के कारण इंटरनल रिस्पायरेशन, और सेल में होने के कारण सेलुलर रिस्पायरेशन। इसमें होता क्या है? नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस और नो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होता है। यहां पर सिंपली ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, और ऑक्सीडेशन होने के कारण रिलीज ऑफ एनर्जी होता है, जिससे कि एटीपी बनता है। तो तीन बातों को हम एक ही लाइन में लिख दिए हैं। यहां पर ऑक्सीडेशन होगा, फिर रिलीज ऑफ एनर्जी होता है, और क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी होता है। अब एटीपी क्या है, एडीपी क्या है, आगे आ रहे हैं, हम देखते हैं। ये होता कहाँ है भाई? सेल के अंदर। और सेल के अंदर भी कहाँ होता है? मेनली साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट है कि इसमें एंजाइम जो होता है वो क्या होता है? इन्वॉल्व होता है। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर एंजाइम जो है ना वो आपका इन्वॉल्व है। अब हमारा ये जो है ना एक्सटर्नल और इंटरनल रिस्पायरेशन या ब्रीथिंग जो है ना वो समाप्त हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। रिस्पायरेशन और बर्निंग में अंतर है थोड़ा सा। रियली में हम यहाँ पर अंतर क्यों बताने का कोशिश कर रहे हैं? ढेर सारे लोग रिस्पायरेशन को बर्निंग ऑफ फूड भी कह देते हैं। देखो, बर्निंग ऑफ फूड कहने में कोई खास दिक्कत नहीं है, क्योंकि बर्निंग एक तरह का ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। लेकिन दोनों में कुछ अंतर है, जिसके चलते रिस्पायरेशन को बर्निंग कहना ठीक नहीं है। पहला अंतर तो यह है कि रिस्पायरेशन जो होता है वो आपका स्टेप बाय होने वाला एक स्लो प्रोसेस है, जबकि बर्निंग जो होता है स्पॉन्टेनियस होता है, अचानक टाइप का फास्ट होने वाला प्रोसेस है। क्योंकि ये इंजाइमेटिक, इसमें इंजाइमेटिक ये आपका एक्टिविटी है, ये इंजाइम कंट्रोल एक्टिविटी है, इसलिए ये कंट्रोल्ड होता है, या इसमें स्टेप बाय एक्टिविटीज होता है। और इसमें चूंकि इंजाइम नहीं होता है, ये फिजिकल प्रोसेस है, इसलिए अचानक हो जाता है, इसमें कोई कंट्रोल, कोई लिमिट नहीं होता। इसमें जो होता है आपका एनर्जी, वो एटीपी के रूप में स्टोर होता है, जबकि इसका जो आपका एनर्जी होता है वो स्पॉन्टेनियसली निकल जाता है लाइट के रूप में और हीट के रूप में। ये फिजिकल प्रोसेस है, जबकि ये बायोकेमिकल प्रोसेस है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो होता है इन लिविंग होता है, जबकि ये आपका डेड में भी हो सकता है, लिविंग में हो सकता है, इवन नॉन लिविंग में होता है। ठीक है, बर्निंग ऑफ फूड लिख कर और उसको क्या किए? क्रॉस किए हैं। बर्निंग ऑफ फूड करना ज्यादा अच्छा नहीं है, इसको इसको ऑक्सीडेशन ऑफ फूड करना ज्यादा अच्छा है। अब आपके मन में आएगा कि रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस में क्या संबंध है? ठीक है, रिस्पायरेशन जो है, रिस्पायरेशन को हम फोटोसिंथेसिस का अपोजिट प्रोसेस बोलते हैं। क्या रीजन है यहां पर अपोजिट बोलने का? तो सबसे पहला रीजन तो ये है कि रिस्पायरेशन जो है वहां पर ऑक्सीडेशन होता था फूड का, मतलब ये भोजन के लिए कैटाबॉलिक प्रोसेस है। जबकि फोटोसिंथेसिस जो है उसमें क्या होता है? फूड जो है उसका सिंथेसिस होता है, निर्माण होता है। मतलब ये क्या है आपका? एनाबॉलिक प्रोसेस है फूड के लिए। नेक्स्ट, जो रिस्पायरेशन है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब इसमें क्या होगा? एनर्जी जो है ना वो रिलीज होता है। जबकि फोटोसिंथेसिस जो है वो आपका क्या है? इंडोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब इसमें क्या होता है? यूज ऑफ एनर्जी होता है, यूज ऑफ एनर्जी, यूज ऑफ एनर्जी।
जबकि इसमें क्या बताए थे आपको, इंडोथर्मिक था, तो इसमें क्या ध्यान रखना है, रिलीज होता है, रिलीज ऑफ एनर्जी, रिलीज ऑफ एनर्जी, ध्यान रखिएगा, इसमें एनर्जी का रिलीज हो रहा था, जबकि रिस्पायरेशन में, जबकि आपका जो फोटोसिंथेसिस है उसमें एनर्जी लग रहा था, यूज ऑफ एनर्जी हो रहा था। अगर और आगे हम बढ़ें तो एक बात और आता है, वो क्या है कि इसमें CO2 और H2O जो है ना वो बाई प्रोडक्ट था रिस्पायरेशन में, जबकि बाई प्रोडक्ट अगर इसमें बात करें हम तो O2 किसमें, फोटोसिंथेसिस में O2 और H2O जो है ना वो आपका बाई प्रोडक्ट है। रिएक्शन का अगर हम बात करें तो यहाँ पर C6H12O6 जो है वो रॉ मटेरियल का काम करता है, जबकि इधर जो है ना वो प्रोडक्ट का काम करता है, किसमें, फोटोसिंथेसिस में। तो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है वो रिस्पायरेशन का रॉ मटेरियल है, और जो आपका रिस्पायरेशन का प्रोडक्ट है वो आपका फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल है। ध्यान रखना है, जो इसका प्रोडक्ट है रिस्पायरेशन का वो फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल है, और फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट रिस्पायरेशन का रॉ मटेरियल है, दोनों एक दूसरे का विपरीत। यहां पर एनर्जी लग रहा था, लाइट एनर्जी जो है ना वो लग रहा था, जबकि यहां पर देखो एनर्जी निकल रहा है। यहां पर क्लोरोफिल और एंजाइम्स जो है ना वो चाहिए, यहां पर क्लोरोफिल एंजाइम्स नहीं चाहिए थे, केवल एंजाइम से काम हो जा रहा था। नेक्स्ट एकदम ध्यान रखिएगा, जो प्रोडक्ट है किसका, फोटोसिंथेसिस का, वो रॉ मटेरियल है रिस्पायरेशन का, और जो रॉ मटेरियल है रिस्पायरेशन का वो प्रोडक्ट है किसका, फोटोसिंथेसिस का। ध्यान रखिएगा, एक दूसरे का विपरीत, जो इसका प्रोडक्ट है वो उसका रॉ मटेरियल, और जो इसका प्रोडक्ट है वो इसका रॉ मटेरियल। अब ये सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है और हमेशा होता रहता है, इन ऑल टाइम्स, एट ऑल टाइम्स, है ना, सब समय, सभी समय में होता रहता है ऑल टाइम। लेकिन ये जो होता है सिर्फ प्रेजेंस ऑफ लाइट में होता है, मतलब लाइट रहेगा तभी होगा, और किस में होता है, ग्रीन प्लांट्स में होता है, कुछ एक बैक्टीरिया में होता है। ये आपका साइट का अगर बात करें तो ये कहाँ होता है, रिस्पायरेशन कहाँ होता है साइट का अगर बात करें तो इसका साइट सेल साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जबकि फोटोसिंथेसिस का जो साइट होता है वो क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। अब कुछ बात और है, यहां पर एक शब्द आ रहा है बार बार, एटीपी, तो थोड़ा सा एटीपी का बात हम समझ लेते हैं। नोट जो है ना, एटीपी और एडीपी के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाह रहे थे। एटीपी या एडीपी जो है ना वो मॉलिक्यूल्स है, केमिकल कंपाउंड है जो कि लिविंग में बनता है। ये रियली में ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें फॉस्फेट जुड़ता है और हटता है। एटीपी का पूरा नाम था एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जबकि एडीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स लिविंग में बनते हैं, ध्यान में रखना है। अब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का क्या मतलब है, तो एडिनोसिन एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें अगर 3 फॉस्फेट जुड़ा हुआ हो, 3, तो ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। लेकिन अगर 2 ही फॉस्फेट हो तब इसको बोलते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट का रचना और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का रचना आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है। ये आपका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की रचना है, आपके दिमाग में ये क्लियर हो जाना चाहिए। लेकिन आपके मन में आएगा कि ये कन्वर्सन होता कैसे है। तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में जब एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ जाता है, देखो लिखे हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, IP, स्मॉल आई और P लिखा हुआ होगा, तो इसको पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, मतलब वैसा फॉस्फेट कंपाउंड है एक जिसमें कार्बन नहीं है।
तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है ना एडीपी के साथ जुड़ जाता है एनर्जी को लेकर रिस्पायरेशन के समय और एटीपी बनाता है। इस समय जो है ना करीब 30.5 जो है ना किलो कैलोरी एनर्जी का लेन देन हो जाता है। लेकिन जब ये एटीपी टूटता है तो क्या देता है, रिलीज ऑफ एनर्जी होता है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनता है। ये रिलीज ऑफ एनर्जी जो है ना इसी को हम लोग यूज कर पाते हैं। मतलब ह्यूमन बीइंग जो है ना डायरेक्ट रिस्पायरेशन से जो एनर्जी निकलता है उसका यूज नहीं कर पाता, या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सेल है, जो स्ट्रक्चर है बॉडी का, वो डायरेक्ट रिस्पायरेशन में जो आपका एनर्जी निकला है उसका यूज नहीं कर पाता है। उस एनर्जी को कन्वर्ट पहले करता है एटीपी के रूप में और उस एटीपी का ही यूज कर पाता है। जैसे एनर्जी जो है ना पेट्रोल में भी है, एनर्जी जो है ना एलपीजी गैस में भी है, एनर्जी किरोसिन तेल में भी है। लेकिन जो पेट्रोल गाड़ी होता है उसमें अगर किरोसिन डाल दिया जाए तो उसमें भी एनर्जी है, उसका यूज नहीं कर पाता है। वो जब भी यूज कर पाता है एनर्जी को तो किस फॉर्म में, पेट्रोल के फॉर्म में। इसी तरह से आपका जो सेल होता है, आपके जो ऑर्गन्स काम करते हैं वो यूज कर पाते हैं एनर्जी कहां से, एटीपी से ही। इसलिए इसको हम लोग एनर्जी का करेंसी भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, करेंसी ऑफ एनर्जी। किसमें, लिविंग में, करेंसी ऑफ एनर्जी। पैसा जितना एटीपी रहेगा उतना आप यूज कर पाएंगे, हाँ, और जितना कम एटीपी रहेगा आपका यूज उतना कम हो पाएगा। तो जिस तरह से पेट्रोल जो है ना किसी सेल के एक्टिविटी, किसी गाड़ी के एक्टिविटी के लिए पेट्रोल और डीजल और केरोसिन में जो अंतर है करीब करीब वही अंतर आपका और यहाँ पर ग्लूकोज के टूटने और एटीपी में है। एटीपी जो है ना वो बना किससे, ग्लूकोज के टूटने से, रिस्पायरेशन होने से बना, और उस एटीपी का ही यूज कर पाएगा सेल या लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर एटीपी नहीं बना तो फिर वो आपका वो जो एनर्जी है वो बर्निंग के वो जो प्रोसेस है वो बर्निंग कहलाएगा, रिस्पायरेशन नहीं कहलाएगा। बर्निंग में क्या होता था, एटीपी नहीं बनता था। अब हम आगे बढ़ते तो इसमें किसी को कोई समझ, इसी में हम देखेंगे एटीपी वगैरह तो बता ही दिए आपको। अब हम देखेंगे कुछ इसमें कि किस प्रकार से ये कन्वर्सन होता है और कहां कहां कैसे होता है, प्लस रिस्पायरेशन क्यों जरूरी है, रिस्पायरेशन नहीं होने पर क्या होगा। शायद आपको याद होगा या जानते होंगे आप कि विश्व रिकॉर्ड बना हुआ है 11 मिनट 35 सेकेंड जो है ना वो आपका रिस्पायरेशन को या ब्रीथिंग को रोक पाया है ना, अपना ब्रीथिंग को 11 मिनट 35 सेकेंड रोक पाया। लेकिन अगर आप जानते होंगे तो बगैर पानी का हम 5 दिन रह सकते हैं कम से कम, और बगैर भोजन का तो हम लोग 10 दिन तक आराम से रह सकते हैं। तो यहाँ पर रिस्पायरेशन कितना इंपॉर्टेंट है आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि रिस्पायरेशन के बगैर हम 11 साढ़े 11 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकते हैं। वो अभी विश्व रिकॉर्ड है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं।